सुंदर पहाड़ के बीचों बीच धारा नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी। धारा नगरी में राजा विक्रम का शासन था। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में उदास बैठे थे। तभी उसकी पत्नी रानी सौम्या वहां आ पहुंची। क्या हुआ? आजकल आप बहुत ही उदास और चिंतित नजर आते हैं। आखिर आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? हाँ, तुम तो जानती हो रानी, कई दिनों से बारिश नहीं हुई। धारा नगरी के तालाब, नदी और कुएं सब सूख चुके हैं। अरे पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी भी नष्ट हो गई है। धारा नगरी का हर एक वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। ये सुनकर रानी सौम्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रजा की ये व्याकुलता मुझसे भी नहीं देखी जा रही। परंतु आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आपको कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही अपने प्रधानमंत्री वीर प्रताप से सलाह लेता हूँ और इस विषय पर चर्चा करता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम दरबार पहुंचे, जहां मंत्री वीर प्रताप किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। मंत्री जी, आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारी नगरी में कई महीने से बारिश नहीं हुई है। प्रजा भूख और प्यास से बिल्कुल व्याकुल होती जा रही है। आइए आइए महाराज, आइए। महाराज, ये देखिए, ये हमारे महल की राज पुस्तक है। इसका अध्ययन मैं इसी वजह से कर रहा था। इस पुस्तक के अनुसार यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वो बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। कहते हैं कि वो योग के सहारे हजारों वर्षों तक जीवित रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्हीं साधु महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। वही हमारे राज्य को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तो फिर हम आज ही साधु महाराज से मिलने के लिए जाएंगे। कुछ देर बाद राजा विक्रम घने जंगल में साधु को खोज रहे थे। तभी उनकी नजर एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे साधु महाराज तपस्या में लीन थे। राजा विक्रम अपने घोड़े को उसी ओर दौड़ाते हैं और साधु महाराज के पास जाकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे वस्त्र बता रहे हैं कि तुम राजा हो। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं। मैं धारा नगर का राजा विक्रम हूं। हमारे नगरी में कई महीनों से बारिश नहीं हुई। खेती बाड़ी, कुएं सब सूख के बर्बाद हो चुके हैं। प्रजा बहुत परेशान है महाराज। ये सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंख खोलकर राजा विक्रम से कहा, सुनो, यहां से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर तुम्हें जाना होगा। उस पहाड़ी पर एक जादुई पेड़ मिलेगा जो कि सुनहरी किरणों से चमक रहा होगा। उस पेड़ पर एक फूल खिला है। उस फूल को तोड़ लाओ। वही फूल तुम्हारे राज्य को अकाल से बचा सकता है। तुम्हें केवल उस फूल को तोड़ कर लाना है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम प्रसन्न हो गया और उठकर खड़ा हो गया। तभी साधु ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, लेकिन हाँ राजन, वहां जाना आसान है,
परंतु उस फूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसे पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो साधु महाराज, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, परंतु हम प्रजा के लिए और लोगों की मुसीबत को दूर करने के लिए उस फूल को अवश्य तोड़कर लाएंगे। राजा विक्रम उसी समय अपने घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। काफी मेहनत के बाद राजा विक्रम ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा और उसके सामने एक पेड़ खड़ा था जो सुनहरी रंग की किरणों से चमक रहा था। हाँ, लगता है ये वही पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने हमें बताया था। ठीक है, मुझे इस पेड़ के करीब जाना होगा। राजा विक्रम उस पेड़ के नजदीक पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ पर एक बड़ा ही विचित्र फल लटक रहा है। ओह, मुझे इस फल को तोड़ना होगा। राजा विक्रम फल को तोड़ने का प्रयास करने वाला था, तभी अचानक उस पेड़ से एक आवाज आई। रुक जाओ राजन, मैं एक जादुई पेड़ हूं और ये मेरा जादुई फल है। इस फल को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता राजन। तो फिर बताओ, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? फल पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, परंतु याद रखना, यदि तुमने एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो तुम इस फल को कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अपना प्रश्न पूछो। तो बताओ, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है पर पहुंचता कभी नहीं? राजा विक्रम सोच में डूबकर कुछ देर बाद बोला। ठीक है, मेरा उत्तर है भविष्य। तुमने गलत जवाब दिया महाराज। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अगले ही पल राजा विक्रम रंग बिरंगी किरणों से पत्थर में परिवर्तित हो गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। रानी सौम्या बुरी तरह से विचलित हो गईं और सीधे मंत्री प्रताप सिंह के पास पहुंची। मंत्री जी, महाराज 2 दिन पहले यहाँ से गए थे, जो अभी तक वापस नहीं आए। मेरा मन अनहोनी शंकाओं से घिरा जा रहा है। महारानी, महाराज को मैंने ही साधु महाराज के पास भेजा था। अब तक तो उन्हें कायदे से आ जाना चाहिए था। मैं स्वयं महाराज को ढूंढने के लिए जाऊंगा। अगर आप भी वापस नहीं आए तो फिर महल का सारा कार्य रुक जाएगा। आप एक काम कीजिए, सेनापति को महाराज को खोजने के लिए कहिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। इतना बोलकर मंत्री सीधे सेनापति के पास गए। सेनापति, 2 दिन पहले मैंने महाराज को यहां से जंगल में साधु महाराज के पास भेजा था। महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था, परंतु अभी तक वो लौटे नहीं। ओहो, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं अभी साधु महाराज के पास जाता हूं। इतना कहकर सेनापति महल से बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। क्या हुआ पुत्र? प्रणाम साधु महाराज। 2 दिन पहले हमारे राज्य के महाराजा आपके पास आए थे। वो अभी तक महल वापस नहीं लौटे। ये सुनकर साधु गंभीर हो गए।
हाँ, लगता है राजन उस फल को लाने में असफल हो गए। असफल हो गए? मतलब असफल हो गए से आपका क्या मतलब है? आखिर महाराज गए कहां थे? साधु ने सारी घटना बताई और बोला, अब उस फल को तोड़ना तुम्हारा काम है। जैसे ही तुम उस फल को प्राप्त करोगे, महाराज वापस आ जाएंगे और राज्य में वर्षा भी होने लगेगी। सेनापति तुरंत घोड़े पर बैठ गया और उस पहाड़ी की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो सुनहरी किरणों से चमकते वृक्ष के पास पहुंचा और राजा विक्रम को पत्थर का बना हुआ देखकर बुरी तरह से चौंक गया। ये क्या? महाराज पत्थर के बन गए? जरूर ये कोई मायावी पेड़ है। इतना कहकर सेनापति उस पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही फल तोड़ने का प्रयास किया, तभी पेड़ से आवाज आई, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मेरे फल को तोड़ने से पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। याद रखना, अगर तुमने एक भी गलत उत्तर दिया तो तुम भी अपने राजा की तरह पत्थर बन जाओगे। मैं अपनी आंखों के सामने अपने महाराज को पत्थर बने हुए नहीं देख सकता। अरे पूछो तुम्हारे कौन से प्रश्न है, पूछो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका हम उत्तर न दे सकें। पूछो। फिर वही प्रश्न सेनापति से पूछा गया। सेनापति गहरी सोच में डूबा, लेकिन गलत उत्तर दे बैठा। अगले ही पल वो भी रंग बिरंगी किरणों से पत्थर का बन गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। ना तो सेनापति वापस आया और ना ही महाराज विक्रम। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रानी सौम्या बुरी तरह चिंतित हो गईं और मंत्री से बोली, मंत्री जी, ना तो सेनापति वापस आए और ना ही महाराज। अब मुझे बहुत भय लग रहा है। अब चिंता मत कीजिए महारानी, अब मुझे ही जाकर साधु महाराज से मिलना पड़ेगा। ये कहकर मंत्री सीधे जंगल की ओर निकल गया और साधु महाराज के पास जाकर सारी घटना बताई। तुम्हारे महाराज और सेनापति पत्थर के बन चुके हैं। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप साधु महाराज? साधु ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने राजा को चेतावनी दी थी कि उस फल को तोड़ना इतना आसान कार्य नहीं है, और सेनापति को भी चेताया था, पर शायद वो दोनों उस पेड़ के रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और पत्थर बन गए। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मंत्री तुरंत महल की ओर लौटा और सारी घटना रानी सौम्या को बताई। तो फिर क्या मेरे पति हमेशा पत्थर के बने रहेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है रानी। पता नहीं कैसा पेड़ है। उस पेड़ के प्रश्न बड़े ही विचित्र होंगे, इसीलिए महाराज जैसे ज्ञानी भी उसका उत्तर ना दे पाए और ना ही सेनापति। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं राज्य में ऐलान कर देता हूं कि जो भी महाराज और सेनापति को उनके पत्थर के रूप से मुक्त करेगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया। ऐलान सुनकर सारे राज्य में खलबली मच गई, परंतु कोई भी उस पेड़ के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हरियापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। एक दिन सुबह
जब महेश घर से निकल रहा था तभी उसकी माँ ने उसे पुकारा। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तू दिन ब दिन बहुत चिंता में रहने लगा है। हाँ, पिताजी भी काफी समय से बीमार चल रहे हैं माँ, और गांव में भी कहीं काम नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। इतना सुनकर महेश की माँ बोली, देख रही हूँ कि आजकल गांव में बेरोजगारी अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। गांव के बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूसरे नगर की ओर निकल चुके हैं। तभी महेश के पिता वहां पहुंचे। बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की, मेरी बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा और इलाज कराया। पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था ना। देखो बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। देखो, गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बेरोजगार रहो। तुम भी गांव के अन्य युवकों की तरह दूसरे नगर में अपनी किस्मत आजमाने जा सकते हो। अगर तुम वहां कुछ कर दिखाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। ठीक है, तो ठीक है पिताजी, मैं कल ही दूसरे नगर की ओर रोजगार तलाशने के लिए रवाना हो जाऊंगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, जीवन में कुछ भी करना पर ईमानदारी को कभी मत त्यागना। ईमानदार व्यक्ति को सफलता देर से मिलती है, पर उसकी सफलता बहुत आगे तक उसका साथ देती है। हाँ। ठीक है पिताजी, ठीक है। अगले दिन महेश धारा नगर की ओर रवाना हो गया। एक दिन तक पैदल ही मेहनत से यात्रा करता रहा और रात तक वो धारा नगर पहुंच गया। रात उसने एक पेड़ के नीचे सोकर गुजारी। अगली सुबह जब उठा तो एक व्यक्ति से बोला, नमस्ते भैया। भैया, मैं गांव का रहने वाला हूँ। इस नगर में रोजगार की तलाश में आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ मुझे कहाँ पे कोई काम मिल जाएगा? अरे अरे भाई, धारा नगरी स्वयं काफी समय से मुश्किलों से जूझ रही है। यहाँ काफी समय से वर्षा ही नहीं हुई है। खेत खलिहान, तालाब, कुएं सब सूख चुके हैं। फसल तो नष्ट हो गई। तुम गलत नगर में आ गए हो भाई। धारा नगर के लोग तो यहाँ से निकलकर उल्टा दूसरे नगर में जा रहे हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। ये सुनकर महेश चिंता में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं? तभी वहां राजमहल का ढोलकिया ढोल पीटते हुए आया और घोषणा करने लगा, सुनो सुनो सुनो, जो भी हमारे राजा और सेनापति को ढूंढ कर ले आएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर महेश चौंक गया। महेश ने राज ढोलक वाले की बात सुनी और तुरंत उसके पास जा पहुंचा। हैं? ए भैया, राजा विक्रम को ढूंढ कर लाने से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, लगता है कि तुम इस राज्य के रहने वाले नहीं हो। महेश बिना समय गंवाए दौड़ता हुआ राजमहल जा पहुंचा। महल के बाहर ही उसे मंत्री खड़ा मिला। नमस्ते मंत्री जी। मंत्री जी, मैं यदि महाराज और सेनापति को यहाँ ले आऊं तो क्या आप वाकई में मुझे 10,000 सोने के सिक्के देंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल।
यदि तुम वास्तव में महाराज और सेनापति को यहाँ ले आते हो तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे और हो सकता है उससे भी अधिक इनाम मिले। लेकिन मंत्री जी, महाराज विक्रम और सेनापति पत्थर कैसे बने? मंत्री ने महेश को सारी घटना विस्तार से बताई। महेश गहरी सोच में पड़ गया। ओ, ठीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं महाराज और सेनापति को उस श्राप से अवश्य मुक्त करा के वापस लाऊंगा। महेश ऊंची पहाड़ी की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक बुलबुल चिड़िया घायल पड़ी मिली। महेश तुरंत जड़ी बूटी उठाकर उसकी चोट पर लगाने लगा। बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है और महेश से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद नौजवान। आज मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ। मैं काफी समय से बीमार थी और उड़ते हुए अचानक गिर पड़ी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। देखो बुलबुल, मुझे ऐसी तो कोई मदद नहीं चाहिए। दरअसल क्या है ना कि मैं गांव में काम की तलाश में आया हूँ। अब यहाँ आकर पता चला कि इस गांव में तो पानी की ही बहुत कमी है। इसके बाद महेश राजा और सेनापति की मूर्ति बनने की घटना और अपनी सारी परेशानियां सुनाता है। ओहो, तो तुम इसलिए इस पहाड़ पर आए हो क्योंकि तुम्हें राजा और सेनापति को बचाना है। हाँ, और अगर ऐसा कर पाया ना तो मुझे मिलेगा ढेर सारा धन। और अगर तुम इसमें असफल रहे तो शायद मैं भी पत्थर बन जाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जादुई पेड़ का जो भी सवाल होगा मैं तुम्हें उसका उत्तर बताऊंगी। महेश बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर गहरे जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा राजा विक्रम और सेनापति दोनों पत्थर के बने खड़े थे। अरे, ए तेरी, राजा और सेनापति तो वास्तव में पत्थर के बने हुए हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने राजा और सेनापति को उनके असली रूप में ले जाने आया हूँ और तुम्हारे वृक्ष का फल तोड़ने आया हूँ। मूर्ख, तू चाहे तो मुझसे सोने के सिक्के ले सकता है। यहाँ पत्थरों के लिए अपनी जान क्यों गंवा रहा है? नहीं, मैं अपने राजा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन्हें मैं लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, तो तू भी नहीं मानेगा। मैं सदियों से 3 प्रश्न पूछता आया हूं। आज तक कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। मैं तुझसे भी 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि सही उत्तर दिए तो राजा और सेनापति अपने असली रूप में आ जाएंगे और तू ये फल भी ले जा सकेगा। लेकिन यदि एक भी गलत उत्तर दिया तो तू भी इसी तरह पत्थर का हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है। पूछो अपने प्रश्न। तो बता, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं? एक पल के लिए महेश घबरा जाता है, लेकिन तुरंत बुलबुल चिड़िया उसके कान में आकर सही जवाब धीरे से बता देती है। कल, वो कल है जो हमेशा आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं। बता, ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को जगह जगह पहुंचाती है पर खुद अपनी जगह से नहीं हिलती? बुलबुल फिर से धीरे से सही जवाब बता देती है। सड़क, वो सड़क है। अब बता, ऐसा कौन सा फल है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? वो है
मेहनत का फल। महेश के तीनों उत्तर सुनकर जादुई पेड़ प्रसन्न हो गया। तुम विजयी हुए महेश। सदियों बाद किसी ने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। पेड़ ने तुरंत अपने श्राप की शक्ति हटाई और राजा विक्रम तथा सेनापति को उनके असली रूप में लौटा दिया। साथ ही महेश को जादुई फल भी सौंप दिया। महेश, तुमने हमें जीवन दान दिया। हम तुम्हारे ऋणी हैं। तुम्हारा साहस इस राज्य के लिए वरदान है महेश। राजा और सेनापति महेश को साथ लेकर राजमहल लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। तो महेश को हमारी तरफ से 10,000 नहीं बल्कि 50,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। और हाँ, आज से महेश को हमारा महामंत्री नियुक्त किया जाता है।